Hello friends, welcome to YES Academy. My name is मुकेश पंजवानी. आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंप्लीट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं. ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ क्वेश्चन है. तो इससे एक अंदाज भी आपको लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आमतौर पे आते हैं. पिछली बार भी जो हमने क्वेश्चन किया था पिछले लेक्चर में, वो भी एक पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था. ठीक है, तो एक आइडिया भी लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर एग्जाम में आते हैं, है ना. और कितना समय हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगना चाहिए. जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो आप मान के चलिए कि इसको सॉल्व करने के लिए तकरीबन आपको 12 to 13 मिनट्स लगने चाहिए. आपको प्रैक्टिस इस बात की करनी चाहिए कि 12 to 13 मिनट्स में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए ना, विथ कंप्लीट फॉर्मेट, वर्किंग नोट एंड ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ. सबसे पहले तो आप हमेशा देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर आएंगे आप नोट टू अकाउंट्स पे, और नोट टू अकाउंट्स के बाद फिर आएंगे आप बैलेंस शीट में. ये नियम होता है. ठीक है, वो एक प्रॉपर वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे इस क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, तो हम सीधे आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पे, जो नोट टू अकाउंट्स में दिया हुआ है. ठीक है, ये आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में यहाँ पे नोट होगा. ये नोट दिया ही रहता है. ठीक है, नोट 1 क्या दिया हुआ है, बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये 90,000 एंड 75,000. ठीक है, तो ये आपका किधर आता है, ये आपका आता है O1 में. ठीक है, उसके बाद आते हैं सीधा अपन बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है क्या, शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल किधर आता है बताइए. शेयर कैपिटल आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हमने F लिख दिया. रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन होगा. फिर उसके बाद आइए, नॉन करेंट लायबिलिटी में दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ये भी आपका कौन सी एक्टिविटी है, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. ठीक है, यहाँ पे शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, ये 87,500 है, इधर भी 87,500 है. उसके बाद आते हैं ये ट्रेड पेबल्स. तो ट्रेड पेबल्स आता है आपका O3 में. ठीक है, ये सब मालूम होगा, ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं. अब इधर आइए, यहाँ पे आपको फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट दिखाई दे रहा है. टेंजिबल एसेट पिछले साल था 1,40,000, और इस साल अब वो हो गया है 1,87,500. तो आपका टेंजिबल एसेट बढ़ रहा है. तो जब कभी एसेट बढ़ता है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है एसेट को लेकर, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता, मगर यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है. सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि हमारा टेंजिबल एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. यदि बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हम खरीद रहे हैं. कम होता तो क्या मानते हैं, डेप्रिसिएशन. बढ़ रहा है तो क्या मानेंगे, कि हमें खरीद रहे हैं. और अगर हम टेंजिबल एसेट खरीद रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. ठीक है, उसके बाद आइए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या है, एसेट है ना. नॉन करेंट एसेट है आपका वो, और वो भी किधर आता है, वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है. तो आप देखिए कि यहाँ पे पिछले साल 1,02,500 का इन्वेस्टमेंट था, वो बढ़ के 1,05,500 का इन्वेस्टमेंट हो गया. तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आपका जा रहा है. तो ये भी आपका आउटफ्लो हो रहा है, और ये भी आपका आउटफ्लो हो रहा है ना. यहाँ पे आप टेंजिबल एसेट खरीद रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो, तो पैसे आपके जा रहे हैं. उसके बाद आइए करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में यहाँ पे मार्केटेबल दिया है, अगर नहीं भी दिया होगा तो भी मार्केटेबल ही होगा. तो करंट इन्वेस्टमेंट, इसको हमारे सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना गया है. ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना गया है. उसके बाद आइए इन्वेंट्रीज. तो इन्वेंट्रीज क्या है, इन्वेंट्रीज आएगा आपका O3 में. ट्रेड रिसीवेबल्स किधर आएगा, O3 में. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किधर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही रहेगा वो तो.
ठीक है, ये समझ में आ गई बात, आपको क्लियर है? तो मार्किंग हमारी पूरी हो गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली इट कैन बी डन इन 12 मिनट्स, आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपका स्टेप वन क्या रहता है, नेट प्रॉफिट बिफोर क्या होता है, टैक्स, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो 75,000 पिछले साल था, इस साल हो गया है 90,000। कैसे करते हैं मालूम है आपको? हम्म करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं ना, ये सारा नॉलेज है आपको, ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000, है ना। 90 माइनस 75, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब ये तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया। ओवन में और क्या है, और कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, टैक्स में कुछ टैक्स ऐड करना हो या डिविडेंड ऐड करना हो, कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो सीधा सीधा आपका 15,000 हो गया क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए, फॉर्मेट आपके सामने है। अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,000, ठीक है। अब इसमें O2 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो सीधा अपन आ जाते हैं किसमें, O3 में। ठीक है, तो O3 आपका क्या कहता है, चेंज इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहला दिख रहा है ट्रेड पेबल्स, है ना। शायद आपको याद होगा फिर भी याद दिला देता हूं मैं। चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं किसको, डेल को। डेल का मतलब क्या है, डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, है ना। इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इसका ऑपोजिट जो होगा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, ऑपोजिट क्या होगा इसका, ऑपोजिट होगा इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये प्लस होगा और ये आपका माइनस होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए ट्रेड पेबल्स क्या हो रहे हैं, आपके ट्रेड पेबल्स आपके कम हो रहे हैं, मतलब ये आपकी करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर करंट लायबिलिटी आपकी कम हो रही है तो क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। ठीक है, तो लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितना है, 66,000, तो ये इसको कर दिया माइनस। और क्या है, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज देखो आपकी इन्वेंट्रीज क्या हो रही है, पहले 5,500 थी, अब कम होके 4,000 हो गई है, मतलब आपकी इन्वेंट्री क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, प्लस होता है ना। तो ये हो जाएगा एड डिक्रीज इन, क्या है डिक्रीज इन, क्या देखा अपन ने, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना, 1,500। ठीक है, ये प्लस हो रहा है ना। फिर एक और ऐड कर रहे हैं, ये देखो, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, ये भी आप देखिए डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये भी डिक्रीज को भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, डिक्रीज इन क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो रहा है, देखो जरा, ये मेरे ख्याल से हो रहा है 13,500, 13,500। तो अल्टीमेटली देखो कितना आ रहा है, 66,000 माइनस है, और ये 1,500, तो ये आ रहा है नेगेटिव में। इसका रिजल्ट जो आएगा 51,000, ये आ गया नेगेटिव में। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 36,000 नेगेटिव। ठीक है, 36,000 नेगेटिव आ गया आपका। अब आइए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला दिखाई दे रहा है टेंजिबल एसेट, है ना, वो हमने परचेज किया, याद है ना आपको। तो परचेज ऑफ
टेंजिबल एसेट 47,500, ये आउटफ्लो हो गया। और क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कितने का, 3,000 का। तो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना, 3,000। तो ये भी आपका आउटफ्लो हो गया। तो कुल मिला के कितना आउटफ्लो हुआ, ये हो रहा है 50,500। देखिए सही है कि नहीं है, 50,500 का ये हो गया आउटफ्लो। क्लियर है ये, ठीक है। तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अपन किस पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखिए, पिछले साल हमारे पास 1,50,000 के शेयर्स थे, इस साल 2 लाख के शेयर्स हैं। मतलब हमने 50,000 के शेयर्स और इशू किए हैं, मतलब हमारे पास पैसे आए हैं। तो हम बोल सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ इशू ऑफ शेयर्स में हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 50,000। तो ये 50,000 हमारे पास आ रहे हैं। और फाइनेंस एक्टिविटी में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो बोरोइंग्स में अगर कोई चेंज नहीं दिख रहा है, पिछले साल भी इतना, इस साल भी इतना, तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। तो सीधा सीधा 50,000 हमारे पास और आ रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, मेरे ख्याल से आपको मालूम है। अब हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका ए है फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये बी इन्वेस्टिंग और ये सी फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इन तीनों को यदि प्लस करते हैं तो कितना आता है, देखते हैं। 36,000 ये नेगेटिव है ना, 50,500 नेगेटिव और प्लस 50,000 पॉजिटिव। तो ये आ जाता है 36,500, ये आ गया आपका नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसे ही करते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो जरा। ओपनिंग बैलेंस आपका कैश, ये दोनों आपका ओपनिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। देखो कितना आता है, 84,000 प्लस 33,500, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका 117,500 है ना। इसका टोटल आपका क्या आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये आता है, अगर ये आपका सेम आ गया तो मतलब आपका आंसर सही है। इसका पहले कर लो, देखो कितना आता है, -36,500। तो ये आ रहा है 81,000 आना चाहिए। तो इनका दोनों का टोटल करके देखो, ये आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। ये आ गया 12,500 प्लस 68,500, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल होता है 81,000, मतलब आपका आंसर सही है। देखो नहीं समझ में आया हो तो ध्यान दो। आपके पास साल के शुरुआत में 1,70,500 था, मतलब 1,17,500 था, जिसमें से 36,500 चला गया, आउटफ्लो है ये। तो आपके पास कितना बचा, 81,000, है ना। तो ये कैश फ्लो में सबसे अच्छी बात रहती है कि आप खुद ही आंसर अपना चेक कर सकते हो। देखो विद एक्सप्लेनेशन, आप देखो यहाँ पे कितनी देर लगी आपको, 14 मिनट्स में विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन हो गया, है ना। आपको तो किसी को समझाना नहीं है, तो इजीली इट कैन बी डन इन 12 to 13 मिनट्स। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी इजीली डन, ठीक है। तो यहीं पे इसको हम खत्म करते हैं, बाय बाय।